So, good morning, everyone. Once again, we are here to complete our discussion जो हमने related to thermal section start किया था और thermal section के discussion के लिए जो भी important बातें थी लास्ट लेक्चर में हमने एकदम बेसिक बातें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस की थी कि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर होता है वो एक्चुअल में तीन स्टेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, गैसेस गैसेस क्यों होता है। एंड अगर हमें आर्टिफिशियली एक्सटर्नली कुछ करके अगर वहां पे सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करना है या फिर लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस स्टेट में करना है तो हमें क्या करना होगा, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके इन बिटवीन हमें समझ में आ गया कि हीट मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो प्रेजेंट होती है ओनली इन ट्रांजिट, जब तक वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, ओनली तब तक हीट का एग्जिस्टेंस होता है। एक बार हीट बॉडी के अंदर चली गई फिर उसके बाद में बॉडी के अंदर जाने के बाद ये सारी जो हीट एनर्जी है वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एंड सम ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, इसको अपन टेम्परेचर बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे भी बोलते हैं कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। उसके बाद हमने देखा था कि ये टेम्परेचर मेजरमेंट की जो भी साइंस की या फिजिक्स की ब्रांच है उसको बोला गया है थर्मोमेट्री। एंड इस ब्रांच में जो भी डिवाइस डेवलप किया जाता है जिसका यूज करके अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको बोला जाता है थर्मोमीटर्स। तो ये थर्मोमीटर वर्क कैसे करता है इस रिलेटेड कल हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि बेसिकली क्या होता है, बिकॉज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिड अगर है तो वो एक्सपांड होता है, लिक्विड अगर है तो वो भी एक्सपांड होता है, गैसेस अगर है तो वो भी एक्सपांड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉपर्टी रेफरेंस के लिए लेते हैं, जैसे कि वन डायमेंशनल अगर आपको दी है बॉडी तो उसकी लेंथ होगी, टू डायमेंशनल अगर बॉडी प्रोवाइड की है तो उसका एरिया होगा, थ्री डायमेंशनल बॉडी लिक्विड एंड गैसेस की तरह होगा तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी एंड उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अपन रेफरेंस लेते हैं एंड T is equals to xt minus x0 upon x100 minus x0 into 100 in डिग्री सेल्सियस। एंड अगर केल्विन में चाहिए तो T is equals to x at T upon x at ट्रिपल पॉइंट into 273.16 केल्विन। ये फॉर्मूला यूज करके हम रिक्वायर्ड टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखा कि वर्ल्ड में बहुत सारी थर्मोमेट्री में टेम्परेचर की स्केल डेवलप हो गई थी और उसमें से तीन स्केल फेमस थी, है ना। र्यूमर एंड रैंकिन स्केल को हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है, आउटडेटेड, उसके लिए मैंने पढ़ाया नहीं था, मॉड्यूल में बस आपको दिया था, देखना है तो देखो नहीं तो कुछ काम की नहीं है। लेकिन तीन स्केल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? फर्स्ट वन एक डिग्री सेल्सियस जो स्टार्ट होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड होती है 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें 100 इक्वल डिवीजन है। दूसरी फ़ारेनहाइट स्केल जो स्टार्ट होती है 32 पे, एंड होती है 212 पे जिसमें 180 डिवीजन है। तीसरी केल्विन स्केल स्टार्ट होती है 273 केल्विन पे, एंड होती है 373 केल्विन पे। मतलब ईच स्केल स्टार्ट्स एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड एंड्स एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस तरह से स्केल बनती है। फिर टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ये सारी बातें बोर्ड पे भी डिस्कस की थी, आपने डीपीपी सॉल्व कर दी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद में हमने थर्मल एक्सपांशन देखा था, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट थी कि क्या होता है, लेंथ चेंज होती नहीं तो एरिया चेंज होता है, नहीं तो वॉल्यूम चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, क्यों चेंज ऑकर होता है, ये सारे फॉर्मूले एंड उसके एप्लीकेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अभी सेम टॉपिक का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सबसे इसेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, और इसी हीट कैपेसिटी को बोला जाता है एज ए थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी मतलब क्या होगा, वर्ड के ऊपर अगर थोड़ा सोचेंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कौन सी, हीट की, थर्मल की। मतलब क्या होगा, हर एक बॉडी की हीट कैरी करने की एबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी। अभी हीट कैरी करने की एबिलिटी कैसे मेजर करेंगे हम, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट घुसने के बाद तो हीट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, amount of heat supplied per unit rise in temperature is called as heat capacity.
इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। कितना सिंपल है देखो, हमें ये मालूम है, कल के लेक्चर में डिफाइन किया था कि जैसे बॉडी हीट के अंदर चली जाती है, मॉलिक्यूल उस हीट को एब्सॉर्ब करते हैं एंड उसको कन्वर्ट करते खुद के काइनेटिक एनर्जी में, एंड सारे मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी की एवरेज सम है, उसको अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, हीट की सप्लाई होने से इंक्रीज होने वाला, राइज होने वाला, चेंज होने वाला जो टेम्परेचर होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, काम खत्म, हमें मिल गई हीट कैपेसिटी। इतना सिंपल है, ठीक है। अब ये हीट कैपेसिटी जो है, इसका नोटेशन ऐसे कुछ होता नहीं है, हम उसको H लिख सकते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, H इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू मतलब हीट है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर है, तो इसका SI यूनिट होगा जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केल्विन। सीजीएस यूनिट होगा हीट का कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया एसआई यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। ये दोनों यूनिट्स होते हैं हीट कैपेसिटी के। अभी कैलोरी क्या है, जूल क्या है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। कब से, जब से हमें मालूम हो गया कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जब ये हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हमें मालूम नहीं था, तब कुछ लोग ऐसे थे जिनका प्रेडिक्शन ये था कि हीट मतलब एक फ्लूइड है। हीट मतलब क्या है, इनविजिबल फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड है जो एयर की तरह दिखता नहीं है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो फ्लूइड जो है वो हमारे बॉडी में घुस जाता है। स्क्रीन के ऊपर पोरस ओपनिंग्स होती है ना, छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं बायो में, आपको मालूम है, उसमें से ये कैलोरिक फ्लूइड अंदर घुस जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि हीट आ गई और हमारा टेम्परेचर बढ़ता है एंड बाकी चीजें होती है। ऐसे मानने वाले लोग थे, तो उन्होंने सबसे पहले उस फ्लूइड को बोला था एज ए कैलोरिक फ्लूइड। क्या बोला था, कैलोरिक फ्लूइड। एंड उस फ्लूइड को मेजर करने के लिए उन्होंने इस हीट एनर्जी का यूनिट रखा था कैलोरीज, 1 कैलोरीज। फिर हमने जब उसको बोल दिया कि ये जो हीट है इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये हीट ऑफ अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो उसका मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो जूल मतलब ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट कौन है उसका, कैलोरी। एंड ये 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है 4200 जूल। ये उनका क्या है, इंटर कन्वर्जन है, एक मिनट, 1 कैलोरी पर ग्राम का कन्वर्जन आ गया, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना है, 4.2 जूल, ये इनका कन्वर्जन होता है, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, जो हमें आगे कैलकुलेशन में यूज करना है। तो ये हो गई हमारी हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब कितना सिंपल है, देखो हीट प्रोवाइड कर दी, कितना टेम्परेचर बढ़ा, वो होगी हीट कैपेसिटी। मतलब कोई सब्सटेंस ऐसे है जिनको हम क्या कर रहे हैं कि 10 कैलोरी हीट सप्लाई कर रहे हैं, और 10 कैलोरी हीट सप्लाई करने से उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। कुछ सब्सटेंस ऐसे है कि जिनको अपन 10 कैलोरी हीट सप्लाई कर रहे हैं, और 10 कैलोरी हीट सप्लाई करने से उनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो पहले केस में सब्सटेंस था उसकी हीट कैपेसिटी मैक्सिमम है, ग्रेटर है, ज्यादा है, हाईएस्ट है एज कंपेयर टू सेकंड वन। क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने से अगर कम टेम्परेचर इंड्यूस्ड होगा, इंक्रीज होगा, यानी डिनोमिनेटर कम होगा तो नंबर बड़ा होगा। ये होती है हीट कैपेसिटी। बट हम करते क्या है, देखो ये जो हीट कैपेसिटी है इसको और थोड़ा स्पेसिफिक पर्टिकुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस दिया है उसका मास जो है उसको अपन फिक्स रखते हैं। अब कंडीशन क्या होती है, देखो हर एक सब्सटेंस को जो भी हीट कैपेसिटी होती है उसकी वो ऑलवेज सेम होती है। मतलब आपने गैस के बर्नर के ऊपर पानी रखा है, वाटर रखा है, और उसको अपन हीट कर रहे हैं, यूटेंसिल में पानी है, अगर हम उसका मास चेंज नहीं कर रहे तो उस पानी के, वाटर के टेम्परेचर को, ध्यान से सुनो, उस टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, फिर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से कोई भी स्केल में बढ़ाओ, मतलब 60 टू 80 बढ़ाओ या 80 टू 100 बढ़ाओ, उसको उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। मतलब फॉर द गिवन सब्सटेंस, फॉर द गिवन सब्सटेंस heat capacity is constant.
मतलब जब तक वो मटेरियल है, पानी है तो पानी है, तो जब तक पानी नहीं बदलेगा, वाटर की जगह पे दूसरा मटेरियल नहीं आएगा, तब तक उसकी हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, तो उसके बाद में सेम कनेक्टेड नेक्स्ट पॉइंट में लेके आ रहा हूं, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या? जो हीट कैपेसिटी थी उसको और थोड़ा स्पेसिफिक बनाएंगे। अब ये स्पेसिफिक बनाएंगे मतलब क्या बनाएंगे? एक तो उसका जो पर्टिकुलर मास है उसको अपन एक स्पेसिफिक वैल्यू कंसीडर करेंगे, नहीं तो उसको नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, मास को कंसीडर करते हैं, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of given mass of substance is called as specific heat capacity। यानी कि जो हीट कैपेसिटी है वही है, एडिशन में क्या आ गया? स्पेसिफिक मास आ गया। इतने मास के लिए कितनी रिक्वायर्ड है वो, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है हम उसको डिनोट करेंगे बाय एस, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? हीट कैपेसिटी अपॉन मास। हीट कैपेसिटी को मैंने एच बोला था, बट हीट कैपेसिटी का मतलब क्या था? हीट कैपेसिटी का मतलब था डेल्टा क्यू अपॉन ये बनेगा एम इंटू डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन गई एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। चलो, हीट कैपेसिटी का क्या था? ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन। अब यहां पे डिनोमिनेटर में मास भी आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। एंड अगर इसका सीजीएस यूनिट चाहिए तो जूल विल बी रिप्लेस्ड बाय कैलोरी, केजी विल बी रिप्लेस्ड बाय ग्राम, केल्विन विल बी रिप्लेस्ड बाय डिग्री सेल्सियस। तो ये बना उसका सीजीएस यूनिट, ये बना उसका एसआई यूनिट। किसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आप पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितना सिंपल कंसेप्चुअल पार्ट है, देखो थर्मल सेक्शन है ना, सबसे सिंपल है ऑप्टिक्स की तरह। लेकिन इनका इश्यू क्या होता है कि बाकी टॉपिक में, बाकी टॉपिक के सिलेबस में या सिलेबस के टॉपिक में यहां पे जो अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है। मतलब थर्मल सेक्शन में जो बातें होती है वो थर्मल के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए ये पढ़ते टाइम समझ में आता है, इजी लगता है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मार्क्स भी आते हैं। लेकिन जैसे ये सेक्शन खत्म होता है फिर हम उसको पूरा फॉर्मेटिक कर देते, भूल जाते हैं। ठीक है, अगर वो चीज नहीं करेंगे तो ये थर्मल सेक्शन जो है आपको 101% श्योर मार्क्स देता है, एज मतलब सेम एज दैट ऑफ ऑप्टिक्स। लोग ऐसे मान के चलते हैं कि ऑप्टिक्स एंड थर्मल बहुत डिफिकल्ट है, वो एंड में करेंगे। फिजिक्स तो करते ही नहीं, जो फिजिक्स करते हैं वो क्या करते हैं, ये दो सेक्शन को लास्ट में करते हैं, और लास्ट में करके मतलब ऐसे टेम्पररी कर देते और उसको रिमेंबर नहीं करते। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सबसे सिंपल आंसर जो है ये दो सेक्शन से बिलोंग करते हैं। क्योंकि सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कितना सिंपल है समझने के लिए वो देखो। थोड़े एफर्ट्स लेंगे तो पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। हीट कैपेसिटी थी मतलब कौन सा सब्सटेंस कितनी हीट कैरी कर सकता है। अब वो कैसे समझेगा कि हीट सप्लाई करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है। हो गया। फिर अगर हम वहां पे थोड़ा और स्पेसिफिक देखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर मास ही कंसीडर करेंगे। तो पर्टिकुलर मास का कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने के बाद कितना टेम्परेचर बढ़ा, वो बन गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, खत्म। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने मास को रेफरेंस लेके स्टडी की थी उसको अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला हो गया, देन उसका यूनिट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार आ गया मतलब क्या करना होगा, मास को रिप्लेस करके नंबर ऑफ लेना, नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते कैसे, वो तो आपको केमिस्ट्री में पहले दिन से मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, फिजिक्स में आपको 99% टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली देंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस।
ठीक है, मास दिया तो मास, वेट दिया तो वेट, क्योंकि जी तो वैसे कैंसिल होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ले लो, या फिर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो दिया है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन हमें 99% टाइम्स ये नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं, कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो अब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, पूरा पार्ट सेम रहेगा, बस मास विल बी रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of given moles of a gas। गैस की जगह पे हम सब्सटेंस बोलेंगे। जब काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे तो हम हर बार क्या करते हैं, गैस कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब कितना सिंपल, देखो आज के तीनों कंसेप्ट जो हमने स्टडी किए एकदम लिंकअप लगाओ, बेसिक बातें चल रही है। हीट कैपेसिटी, कितनी हीट कैरी करेगा, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर स्पेसिफिक चाहिए मास ले लो, और स्पेसिफिक चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ले लो, खत्म, इतने पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अब इसको जो है नोटेशन के लिए हम एस की जगह पे सी यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन यम की जगह पे यन आएगा, बस खत्म। यम मतलब मास हुआ करता था, यन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है वहां पे, ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ऐसा यूनिट होगा जूल पर केजी पर मोल। एंड अगर सीजीएस यूनिट चाहिए तो सीजीएस यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम पर मोल, हो गया। तो इस तरह से हम मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको मेजर करते, कैलकुलेट करते। ठीक है, लेकिन ये जो मोलार मतलब मोल की केस में, मोल के फॉर्म में हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं दो केसेस में, एक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर वन, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको बोला जाएगा सीवी। तो सीवी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एन इंटू डेल्टा टी। एंड दूसरी होगी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो ये बनेगा सीवी। तो सीवी इज इक्वल्स टू बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। तो ऐसे दो पार्ट में हम ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, एक सीपी एक सीवी। एक मिनट, ये सीवी हो गया, सीपी है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, और इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो हम आगे प्रूव करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी में, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएगा, तब तक उसको याद करो। इसको बोला जाता है मेयर्स रिलेशन। और क्या ये Cp माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, वेयर आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है आर मतलब, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे Cp माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, एंड ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये हो गई। एंड दिस इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटीज। जितनी भी हीट कैपेसिटीज होती है बस उतनी होती है। ठीक है, चलो तो वन बाय वन सारी बातें एक बार फिर से देख। अब हीट कैपेसिटीज के बाद में सेम इससे रिलेटेड टर्म है जो और इंपॉर्टेंट है, एंड उसको खत्म करने के बाद फिर मैं कैलोरीमेट्री क्या होती है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो। उससे पहले थोड़ा सा एक यूनिट कन्वर्जन का पार्ट देख लेते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू है 4.2 जूल। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट देखा था कि जूल पर केजी पर केल्विन, एंड सीजीएस यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे ये कैलोरी का जूल में या फिर जूल का कैलोरी में, इनका अगर इंटर कन्वर्जन करना है तो कैसे होगा कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब कैलोरी का जूल में कितना है 4.2, ये जूल लिख दिया। अब ग्राम का केजी में कितना होता है 10 की पावर -3 होती है, तो ये बनेगा 10 की पावर -3 किलोग्राम।
अब डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, 100 से मतलब 273 से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 10⁻³ अगर ऊपर आ गई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इस कैलोरीमेट्री पे जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसीजर जो है बेटा हर किसी को मालूम होती है, एवरीवन कैन सॉल्व दैट, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो यूनिट कन्वर्जन है ये करने नहीं देते। यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं आएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे लगेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अरे हाँ अपला से अपन करू शकतो, बट ये यूनिट कन्वर्जन जो है वो आपको रोक देंगे, ठीक है। तो उसमें बस ये बातें याद रखनी है। उसके साथ आगे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए याद रखो, अगर आइस दिया है तो आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 0.5 ग्राम कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड अगर आपको वाटर दिया है तो वाटर के लिए ये एस होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड टू वाटर ही आएंगे, ठीक है। अदर सब्सटेंस अगर दिया तो आपको ये क्वेश्चन में प्रिंट करके देंगे, वाटर की केस में भी प्रिंट करके देते ही है फाइनल एग्जाम में। हमारे वर्कशीट में नहीं दिया तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लिख के दिया। अब हीट कैपेसिटी हो गई। अब हीट कैपेसिटी के स्टार्ट से अब तक के डिस्कशन में हमारा इतना ही कंक्लूजन था कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन कल का एंड आज के लेक्चर का कंसेप्ट अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हर एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है खा रहा है खा रहा है खा रहा है, और खाके खाके क्या कर रहा है उसको टेम्परेचर बढ़ा रहा है टेम्परेचर बढ़ा रहा है टेम्परेचर बढ़ा रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर मतलब उसकी आर्मी बढ़ाने के बाद वो क्या करने वाला है, उसका फाइनल एम क्या था। कल हमने देखा था कि हर एक सब्सटेंस में क्या होना है कि जो मॉलिक्यूल है उसको जो नेबरिंग मॉलिक्यूल पकड़ के रख रहा है उसको उससे दूर जाना है, छुटकारा चाहिए, कोई मुझे अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, कोई बांध के नहीं रखना चाहिए, मुझे फ्री होना है एज अर्ली एज पॉसिबल। ये सारे लोगों का, सारे मॉलिक्यूल का माइंडसेट है। तो हर एक मॉलिक्यूल में यही होता है कि उनको अपन जब हीट प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी को गेन करते हैं, सफिशिएंट चेक करते हैं, मॉलिक्यूल को सेपरेट होने के लिए नहीं है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते, और हीट एनर्जी गेन कर दी फिर चेक करते, सफिशिएंट है क्या फ्री होने के लिए, नहीं है फिर टेम्परेचर बढ़ाओ, सफिशिएंट है क्या, नहीं है फ्री टेम्परेचर बढ़ाओ। लेकिन जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है तो वो क्या करेंगे, नेबरिंग मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करेंगे, ओवरकम करके फ्री हो जाएंगे। एंड इस फ्री होने की प्रोसेस में उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होगा। समझ रहे आप, चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होगा मतलब क्या होगा, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होगा या फिर लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस में होगा। लेकिन ये नॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल उसका यूज करके टेम्परेचर बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ी एनर्जी दे दी मतलब वो फ्री हो जाएगा। उसको अगर फ्री होना है तो उसको थोड़ी और अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। एंड जो एनर्जी चेंज ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगेन, लेटेंट हीट। इसका मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, यहां पे रेज नहीं होगा, टू चेंज, to change the state of matter, amount of heat required to change the state of matter, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। तो क्या है लेटेंट हीट, मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कल का आज का लेक्चर है उसको फ्यूज करो, मिक्स करो। कि हमने देखा था कि ये हीट एनर्जी जो है उसका एग्जिस्टेंस कब तक है, जब तक वो सब्सटेंस के अंदर नहीं जा रही है। अंदर जाने के बाद जैसे मॉलिक्यूल उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उनका एक ही एम बनता है पूरे लाइफ में कि मुझे क्या करना है, नेबरिंग मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करना है, फ्री होना है, मुक्तपणानं आयुष्यभर जिकडे मनात येईल तिकडे फिरायचं, ये उनका माइंडसेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेबरिंग मॉलिक्यूल उनको पकड़ के रख रहा है, जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक ये घूम नहीं सकते इधर उधर। इसलिए क्या होता है
कि पहले जब थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती है वो उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है सफिशिएंट एनर्जी आती है, फिर ये बंड करते हैं ना, वहां पे मतलब आंदोलन हो जाता है, आंदोलन छिड़ जाता है, और ये क्या करते हैं नेबरिंग के इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करके सेपरेट होते फ्री होते, जिसमें सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है और लिक्विड का कन्वर्जन गैसेस में हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑकर हो रही है। तो ये चेंज ऑफ स्टेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हीट है उसको लेटेंट हीट बोलना पड़ेगा। सारी सारी बातें हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हीट ही तो है। टेम्परेचर बढ़ रहा है हीट सप्लाई होने से, स्टेट चेंज हो रही है हीट सप्लाई होने से, ठीक है, मतलब एवरीथिंग जो भी हो रहा है इस टॉपिक में रिलेटेड वो सारा हीट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो लेटेंट हीट मतलब क्या है? सिंपली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब यहां पे इसको डिफाइन किया जाता है, it is denoted by L, it is given by Q by M. Latent heat is defined as L is equals to Q by M. अब Q का मतलब क्या है? एनर्जी, मतलब यूनिट SI यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी। सीजेस यूनिट क्या है? जूल मतलब इधर बनेगा कैलोरी, केजी का बनेगा ग्राम, तो जूल पर केजी SI यूनिट, कैलोरी पर ग्राम सीजेस यूनिट। एंड जो अभी देखा था कि 1 कैलोरी पर ग्राम मतलब 4200 जूल पर केजी। ये कन्वर्जन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज करने वाले हैं। तो ये हो गई लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट है, हमें मालूम है कि सब्सटेंस का जब भी शेप चेंज होता है, सॉरी स्टेट चेंज होता है, वो दो पार्ट में चेंज होता है। एक सॉलिड का लिक्विड बनेगा या फिर लिक्विड के गैस स्टेट में कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लेटेंट हीट भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है amount of heat required, amount of heat required to change the state from solid to liquid। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है वो बनेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला सेम होगा, यूनिट सेम होगा, कोई दूसरा चेंज नहीं होगा वहां पे। एंड सेम दूसरी अमाउंट ऑफ हीट आएगी जिसमें क्या होगा? लिक्विड का गैसेस में वेपर्स में कन्वर्जन होगा, तो उसको अपन बोलेंगे एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन की लेटेंट हीट मतलब क्या होगा? वही सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टाइप के लेटेंट हीट होते हैं। दोनों भी केस में इनका नोटेशन सेम ही होगा, एल, फॉर्मूला भी सेम होगा क्यू बाय एम, ऐसा यूनिट भी सेम होगा जूल पर केजी, सीजीएस यूनिट भी सेम होगा कैलोरी पर ग्राम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट। चलो कमान फास्ट, है क्लियर सबको? एकदम सिंपल सिंपल बातें चल रही, देखो कल से हिट करो हिट करो हिट करो। क्या होता है हिट करो? मतलब जो बातें हमने अभी थ्योरेटिकली डिस्कस की है वो सारी बातें अब ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, जिसमें कुछ स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो पॉसिबल है तो साइमल्टेनियसली जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखने का ट्राई करो, ठीक है, और उसको नोटबुक में स्टार मार्क करके लिखो। होता क्या है देखो कि हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये हीट कर्व है, इस ग्राफ को क्या बोला जाता है? हीट कर्व, हीट कर्व।
अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे एंड हीट सप्लाई करने से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसको अपन वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि जब हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे तब अगर हम टेम्परेचर देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आइस है, ऐसे हम कंसीडर करते हैं कि ये आइस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, आइस है। कौन इनिशियली, ये आइस के बारे में हम हीट कर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब उसका हम हीट सप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आइस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कब तक टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है तब तक बढ़ेगा। समझ रहे, मतलब आइस का -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक हीट सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस है आइस की अगर बात करेंगे तो, एंड यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से ग्राफ शुरू हुआ था। उसके बाद में यहां तक हमने जो हीट सप्लाई कर दी उसको अपन Q1 बोलेंगे। बाद में क्या होगा कि हम और हीट सप्लाई करेंगे, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो उस हीट का कन्वर्जन, मतलब उस हीट का यूटिलाइजेशन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए करता ही नहीं है। वो क्या करता है, उस हीट का कन्वर्जन करने के बाद ये जो यहाँ पे आइस हुआ करता था वो कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा वाटर में। अब ग्राफ में ध्यान से देखो कि जब तक मैंने ये Q1 से लेके Q2 तक, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ गया नहीं है, मतलब टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं, जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो था उसको अगर अपन और हीट सप्लाई करेंगे तो उसका कन्वर्जन वाटर में होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जब तक पूरे आइस का पूरा वाटर नहीं बनता है तब तक कोई भी राइज इन टेम्परेचर वहां पे नहीं होगा। उसके बाद में अगर मैं यहां पे और थोड़ी हीट बढ़ाऊंगा, ठीक है, और थोड़ी हीट बढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या होता है, फिर से वाटर है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। यानी कि जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर नहीं बनता है, तब तक जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उसके साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रही है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। लेकिन जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये वाटर थी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब तक ये वाटर का पूरा कन्वर्जन, ये Q4 है, जब तक ये वाटर का कन्वर्जन स्टीम में नहीं होता है, स्टीम में नहीं होता है, कौन सी स्टीम, फिर से 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, तब तक टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं और थोड़ी हीट सप्लाई करूंगा तो फिर बाद में ये स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो भी अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, हर बार रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आइस वाटर स्टीम का एग्जांपल लिया था। आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, किसी भी एप्लीकेशंस में जाएंगे, यही होने वाला है। सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट है उसका टेम्परेचर जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता है तब तक वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करेगा। लेकिन जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, उस मेल्टिंग पॉइंट पे जब फ्यूजन स्टार्ट होगा, फ्यूजन स्टार्ट होगा मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑकर होगा, तब तक जब तक पूरा सब्सटेंस वहां पे मेल्ट नहीं होता है तब तक वहां पे कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। एक बार वो पूरा मेल्ट हो गया तो जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा है तब तक पूरी हीट जो एब्सॉर्ब की जाएगी, इट विल गेट यूटिलाइज ओनली टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इसलिए देखो, जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, यहां पे भी यहां पे भी। जब चेंज ऑफ स्टेट ऑकर नहीं हो रहा है तब तक सीधा सीधा टेम्परेचर बढ़ रहा है हीट के साथ में, ऐसे इंक्लाइन 3-3 लाइन हम देख रहे हैं। तो ये होता है हीट कर्व, यहां से हमें सारे सब्सटेंस के लिए आइडिया मिलती है। चलो कमन फास्ट है, क्लियर हीट कर्व सबको, चलो 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 बोलो बोलो जल्दी जल्दी। अब जो हमने यहां पे देखा था उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जिसके ऊपर आज के वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसको अपन बोलते हैं एज ए कैलोरोमेट्री। ये सेक्शन जो हमने पढ़ा पहले टॉपिक का सेकंड पार्ट है,
इसका नाम ही है हीट एंड कैलोरीमेट्री। हीट तो समझ में आ गई, अब तक जो चल रहा था वो हीट ही था। अब कैलोरीमेट्री मतलब क्या है? कैलोरीमेट्री मतलब क्या है? वो थ्योरेटिकल बातें कुछ काम की नहीं है। इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म। एक हीट का मेजरमेंट का पार्ट एंड हीट का जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है, उसके कन्वर्जन होते टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको स्टडी करने वाली ब्रांच मतलब कैलोरीमेट्री। एंड कैलोरीमेट्री से, कैलोरीमेट्री के ऊपर जो वर्क करेगा वो बनेगा कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर मतलब क्या होगा? इट्स ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट। अब ये कैलोरीमीटर में होता क्या है? देखो, एकदम सिंपल बात होती है। एक कंटेनर होता है, एक वेसल होती है, और उस वेसल में हम क्या करते हैं? पहले वाटर रखते हैं एंड उस वाटर में एक तो आइस को डाल देते हैं, नहीं तो स्टीम को उसमें से पास कर देते हैं। ध्यान से सुनो, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करके क्लियर नहीं होगा, इसके ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा। मतलब क्या है कि एक टेम्परेचर, सॉरी, एक वाटर है और वाटर में हमने क्या कर दिया? आइस डाल दिया। तो होगा क्या? सबसे पहले वाटर में जब आइस डालेंगे तब वहां पे वाटर का टेम्परेचर कम होगा। वाटर का जो टेम्परेचर कम हुआ, इसका मतलब वाटर ने कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को लॉस किया है। उसी हीट को आइस क्या करेगा? गेन करेगा। उस हीट एनर्जी को गेन करने के बाद आइस क्या होगा? मेल्ट होगा। तो उस मेल्ट होने वाले आइस का मास कितना है, उसके बाद में जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा। ऐसे सिंपल सिंपल बातों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आज के डीपीपी में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री मतलब इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो हीट मेजर करती है। कैलोरीमीटर मतलब क्या है? यहाँ पे डिवाइस है जो हीट की मेजरमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट होगी, यहाँ पे बस क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफरेंट होगा, लेकिन अब तक जो पॉइंट पड़े वही होगा। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इफ ओनली चेंज इन टेम्परेचर ऑकर्स, सिर्फ अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इतना ही आपको डिस्कशन दिया है, तब आपको क्या करना है? देन उस केस में अगर सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर ऑकर हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? डेल्टा क्यू, कितनी हीट लगी थी, इसको कैलकुलेट करने के लिए एम एस डेल्टा टी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एम का मतलब मास, एस का मतलब स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर। इसके अगेंस्ट अगर बोला जा रहा है कि चेंज इन स्टेट ऑकर हो रहा है, चेंज इन स्टेट मतलब क्या? आइस का वाटर में, वाटर का स्टीम में, स्टीम का वाटर में, वाटर का आइस में, या फिर कोई भी सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैसेस में, गैस का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, इस तरह से कोई भी अगर चेंज ऑकर हो रहा है स्टेट में, तो वहां पे हम क्या करेंगे? Q इज इक्वल्स टू यम इंटू एल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे m का मतलब मास जो कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी स्टेट चेंज हो रही है। l का मतलब, ये l का मतलब लेटेंट हीट। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी बातें दी जाती है, नहीं भी दी है तो भी मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि यस फॉर आइस ये होगा 0.5 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देन यस फॉर वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देन यल फॉर आइस, यल मतलब लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम। एंड वही लेटेंट हीट फॉर स्टीम, वाटर के लिए कितनी है? वेपराइजेशन के लिए यल फॉर स्टीम ये है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दिया जाएगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन नहीं भी दिया है तो आप यहां से रेफर करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये। चलो वन बाय वन देख लो। है क्लियर पूरा पार्ट? है क्लियर?